बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नावल्स कॉटेज में खुश आमदीद। हमारे आज के नावल का नाम है तुम अब्रे गुरेज़ा हो और इसकी राइटर हैं उम्मे मरियम। नावल शुरू करने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का नावल। एयरपोर्ट से टैक्सी के ज़रिए तवील सफ़र तय करके वो बिला आखिर गाँव पहुँच गई थी। इस्तकबाल भी बहुत अच्छा हुआ था, मगर फिर भी जैसे कोई कमी सी थी। सब कुछ वही था जो आज से 3 साल पहले था। गांव के कच्चे मकानों से सरे शाम उठता हुआ धुआं, गलियों में नंग दरंग खेलते बच्चे, दूर से अति पंचक्की की आवाज़ें। घर भी वही था, नीम पुख्ता जिसका बड़ा सा आंगन था और आंगन के ऐन वस्त में सह नहरवाए खरे अमरूद और जामुन के दरख्त। ये सर्दी का मौसम था। दरख्त के नीचे कच्ची ज़मीन पे खुश्क जर्द पत्तों का ढेर जमा था जो आंगन में फैल गए थे और पैरों तले आकर चुरमराते तो एक बहुत यासियत अमेज सदाओ बढ़ती थी। कभी अमन को खुश्क पत्तों के चुरमुराने की आवाज़ बहुत भली महसूस हुआ करती थी। उसे याद था वो जानबूझकर खुश्क पत्तों को मसल कर चला करती थी। इस बार उसकी खामोशी और उदासी को सबने महसूस किया, मगर वजह किसी ने नहीं पूछी। वो सब तो शायद अभी उसकी वापसी पे होने वाली हैरानी के हिसार से ही ना निकल सके थे। शाम के रंग धरती पे उतर आए। ढलते सूरज की नारंगी किरणें दूर मस्जिद के मीनारों को दहका रही थी। फिजा में मौजूद खून की कुछ और गहरी हुई तो उसने अपने गिर्द लिपटी शाल को सख्ती से अपने गिर्द लपेटा और हवा के दोष पर उड़ते खुश्क पत्तों को खाली नज़रों से तकने लगी। अमन पुत्र, अंदर आ जा, ठंड पड़ रही है, बीमार न पड़ जाना। मुमानी जान की आवाज़ पे वो कदरे चौंक कर सोचों के भंवर से उभरी और एक गहरा सांस भर के अंदर की सिमत भर गई। भाभी छोटे को सुलाकर सरमत को खाना खिला रही थी। उसे देखा तो आहिस्तगी से मुस्कुरा दी। आओ बैठो। वो जवाबन बेदिली से मुस्कुराई और कुर्सी पर बैठ गई। यहाँ आ जाओ अमन, लिहाफ में, वहाँ तो बहुत सर्दी है। भाभी ने उसके लिए अपने बराबर जगह बनाते हुए मौसम पर भी तबसरा किया। वो जो अंगीठी में दहकते कोलों पे निगाह जमाए एक बार फिर माहौल से कट चुकी थी। उनकी बात समझे बगैर सर हिला दिया। सानिया को तुम्हारे आने का बताया था। रात तुम्हारे भाई ने फ़ोन करके, बेचारी तुमसे मिलने को बेताब हो गई, मगर उसका भी छोटा बीमार है। तुम्हारा दिल तो नहीं लग रहा होगा। पिछली बार वाली रौनक अब कहाँ? सारे पंछी तो गोया उड़ गए। भाभी के लहजे में महसूस किया जाने वाला उदासी का रंग था। उसका दिल जाने क्यों घबरा सा गया। जी चाहा उनसे शाह मीर के मुतल्लिक सवाल करे। साजिद और अब्दुल राफे सब कहाँ गए? मगर वो हौसला ना पैद रहा तो यूं ही होंठ कुचलती रही। आंखों की सतह गैर महसूस अंदाज में गीली हुई चली जा रही थी। उस सर्दी के बायस उसकी तबीयत खराब हो गई थी। सुबह से बुखार था और वो 2 लहाफ और कर भी कप कपा रही थी। अहमद भाई सुबह से 2 मरतबा डॉक्टर को घर ला चुके थे। दवा परहेज के बावजूद उसकी तबीयत नहीं संभली तो मामू मुमानी के साथ भाभी भी घबरा गई। डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक रात भर उसके माथे पर ठंडे पानी की पट्टियाँ रखी गई, तब जाकर उसका बुखार कुछ कम हुआ। अगली सुबह उसकी तबीयत तो संभल गई, मगर नकाहत मौजूद थी। अभी भाभी दूध दलिया उसे खिलाने पर मजबूर कर रही थी। सानिया भी उसकी बीमारी का सुनकर भागी आई थी। अरे क्या हो गया अमन, आते ही बीमार क्यों पड़ गई? उसे गले लगाकर सानिया ने फिक्रमंदी से पूछा तो अमन बेदिली से मुस्कुरा दी। इस बात का जवाब भी क्या देती, पहले से ज़्यादा प्यारी मगर कमज़ोर हो गई हो। सानिया ने उसका भरपूर जायज़ा लेकर राय पेश की तो मुमानी ने भरपूर शफकत से उसका सर अपने सीने से लगाया। इस बीमारी ने तो मेरी बच्ची का इतना सा मुँह निकाल दिया, अब खुराक पर तवज्जो दूंगी, खुद तब कमज़ोरी ख़त्म होगी। सानिया उनकी बात पर हंसने लगी और फिर शरारत से बोली, ये दूध घी बलाई खिलाकर आपने मोहतरमा के फिगर का कबारा निकालना है जो डाइट करके बनाया गया है। ओहो, मेरी बच्ची वैसे ही इतनी प्यारी है, इसे क्या ज़रूरत है इन डाइटों की? मुमानी ने नाक चढ़ाकर कहा तो सानिया की हंसी खिलखिलाहट में बदल गई। लगता है आप भी इन्हें अपने बेटे की नज़र से देखने लगी हैं अम्मा। सानिया के अंदाज में भरपूर शोखी थी। अमन के चेहरे की रंगत जगदम बदल गई। अस्सलाम वालेकुम, सुना है बड़े बड़े लोग आए हुए हैं। तभी शामिर हंसता हुआ अंदर चला आया, साथ में साजिद भी था। उसे देखकर अमन चहकने के से अंदाज में मुस्कुरा दी। कैसी हो डियर कज़न, आ गई हमारी याद? वो उसके सर पर चपत लगाकर बोला। अच्छी हूँ, उसने जवाबन होश मिजाजी का मुजाहरा करना चाहा, मगर कामयाबी न हो सकी। लहजे और आंखों ने साथ देने से इनकार कर दिया। उसकी निगाहें तो बेताबी से किसी और की मतलाशी थी जिसे उनके साथ होना चाहिए था, मगर वो नहीं था। अम्मा ने फ़ोन करके तुम्हारा बताया था, हमें तो भागम भाग निकलना पड़ा छुट्टी का इंतज़ार किए बिना। साजिद उसके चेहरे पर निगाह जमाकर मुस्कुराता हुआ बोला तो अमन ने गहरा सांस भर के सर झुका लिया और शाकी होकर बोली, चलो अच्छा हुआ मुमानी के कहने पर ही आए, वरना तो शायद मेरी आमद की इतला पाकर भी ना आते। उसकी बात पर साजिद ने अजीब नज़रों से उसे देखा। ऐसा समझती हो हमें? उसे लगा जैसे उसने कहा हो अपने जैसा समझती हो हमें। वो जवाब में कुछ ना कह सकी, होंठ बीच लिए। अब्दुल राफे नहीं आया तुम लोगों के साथ? मुमानी के सवाल पर अमन का दिल बहुत ज़ोर से धड़का था। समाते बेताबी से जवाब की मुंतज़िर हुई। उसे लगा जैसे उसकी आंखों में ज़िंदगी के एहसास ने सांस भरी हो। इसके एक नाम पर नहीं, वो बहुत मसरूफ़ हैं। डॉक्टर साहब कह रहे थे छुट्टी से पहले नहीं आ सकते। साजिद ने आहिस्तगी से कहा तो उसका धड़कता शोर मचाता दिल एकदम साकिन हो गया।
وہ یوں آنکھیں موند گئی جیسے بہت تھک گئی ہو۔ ثانیہ اپنے دونوں بچے مومانی اور بھابھی کے سپرد کر کے خود اس کے لیے پھر سے وہی لاؤبالی زندہ دل اور شریر سی ثانی بن گئی جسے 3 سال پہلے اس نے دیکھا تھا۔ ساجد اور شاہ میر تو تھے ہی شوخ و شنگ، یوں پھر سے وہی شور شرابہ شروع ہو گیا۔ راتوں کی لمبی لمبی محفلیں اور گاؤں کے سیر سپاٹے، سب کچھ جو کا تو ہے، کچھ بھی تو نہیں بدلا۔ جب وہ بیت بازی کے مقابلے کے بعد چائے سے محظوظ ہو رہے تھے، امن کے منہ سے پھسل گیا اور جواب میں ثانیہ زور سے ہنس دی اور پھر اسے بھرپور نظروں سے دیکھ کر بولی، اور تم بالکل بدل گئی ہو۔ اس کو بھلا کہاں توقع تھی اس جواب کی؟ بے ساختہ گڑبڑا کر نظریں چرا لی۔ ایک بات پوچھوں، بالکل سچ بتاؤ گی؟ اس نے اچانک سرگوشی کی اور امن کی سوالیہ نگاہیں اس کی جانب اٹھی۔ تمہاری واپسی کی وجہ عبدالرافع ہے نا، کیونکہ تمہیں اس سے محبت ہو گئی ہے؟ اور امن اتنی ہراساں ہوئی کہ فقط چہرے سمیت اسے تکتی رہی جیسے چوری پکڑی گئی ہو۔ ثانیہ آہستگی سے مسکرا دی۔ ڈر کیوں گئی ہو پگلی؟ یہ کوئی جرم تھوڑی ہے۔ ثانیہ نے پھر سرگوشی کی اور امن کی ساکن آنکھوں یکایک پانیوں سے بھر گئیں۔ پتہ نہیں یہ آنسو تعصب اور ملال کے تھے یا بھید کھل جانے کے، وہ سمجھ نہ پائی، البتہ رنجیدہ ضرور ہوئی جب بھی سرد آنکھ کھینچ کر بولی، صرف تم ہی نہیں بدلی کملی لڑکی، وہ بھی بہت بدل گیا ہے میرا ویر، وہ تو وہ رہا ہی نہیں جو پہلے کبھی تھا۔ امن نے چونک کر نافہم نظروں سے ثانیہ کو دیکھا۔ ثانیہ نے اس کی نگاہوں کے بے چین سوال کو پڑھا اور نظریں چرا لی۔ وہ جانتی تھی اس کا جواب اسے مزید زود رنج کر دے گا، وہ ایسا ہی تو نہیں چاہتی تھی۔ اس کا انتظار کرتے کرتے جب امن کی آنکھیں تھکنے لگی تھی تب وہ اچانک بنا اطلاع کے چلا آیا تھا۔ اس روز بہت دنوں کے بعد سورج نے دھرتی کو اپنی جھلک دکھلائی تھی۔ مرجھائی ہوئی سی سنہری دھوپ دیواروں سے اتر کر آہستگی کے ساتھ آنگن میں پھیل گئی تھی۔ تب بھابھی نے اس موقع کو غنیمت جانا اور چارپائیاں بچھا دی۔ مومانی بھابھی اور ثانیہ کے ساتھ وہ بھی وہیں سب کے ساتھ دھوپ سیکنے بیٹھ گئی۔ جب بھابھی کے دونوں بچے آگے پیچھے بھاگتے ہوئے اندر آئے، بڑی امی چاچو آگے، وہ پھر بھی نہیں چونکی کہ ذہن میں شاہ میر یا ساجد کا خیال تھا۔ مگر جب وہ کاندھے پر بیگ ڈالے ڈیوری عبور کر کے آنگن میں کھڑا ہوا تب سب سے پہلی نگاہ اسی کی اٹھی تھی۔ ہر کے سرمئی کھدر کے شلوار سوٹ میں اس کا نمایاں ہوتا لمبا قد اس لباس میں بے حد جچ رہا تھا۔ چہرہ اور جسم پہلے کی نسبت بھر گئے تھے، جبھی دلکشی کا تاثر بھی مزید بڑھ گیا تھا۔ تازہ شیو کی نلاہٹیں اسے تازہ دم ظاہر کر رہی تھی۔ وہ اسے یکٹک دیکھتی رہی تھی، کتنے برسوں کی پیاس تھی، آنکھیں اس کے چہرے سے ہٹتی ہی نہ تھی۔ دیکھا تو اس نے بھی تھا مگر ایک سرسری نگاہ سے۔ یہ تھا اس کے اضطراب و بے چینی اور سب کچھ اس کی خاطر پیچھے چھوڑانے کا حاصل۔ اس کا جی چاہا اس بے حسی اور بے نیازی کے مظاہرے پر چیخ کر رو پڑے، مگر ضبط کیے بیٹھی رہی۔ وہ ماں بہنوں سے مل رہا تھا، کتنا لا تعلق اور بے نیاز ہو گیا تھا اس سے، اور کبھی وہ وقت تھا جب وہ اس کے منہ سے محض یہ سن کر کہ اسے مونچھوں والے مرد پسند نہیں، وہ اسی شام جا کر کلین شیو کرایا تھا۔ پھر تنہائی ملتے ہی اس کی توجہ اپنی جانب مشغول کرواتے ہوئے کیسا چہک کر بولا تھا، اب دیکھ کر بتاؤ مونچھوں کے بغیر میں تمہیں کیسے لگتا ہوں؟ وہ پہلے حیران ہوئی، پھر کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ اس لیے کہ تم نے کہا تھا تمہیں کلین شیو مرد پسند ہے، مگر یہ بات لازمی تو نہیں کہ تمہارے لیے ہی کہی ہو؟ یعنی میں تمہیں مونچھوں میں بھی اچھا لگتا ہوں؟ اس کی خوشگوانی کا کوئی انت نہیں تھا۔ اسے ہنسی آ گئی، ہرگز نہیں، مونچھوں میں تو میرے ڈیڈ بھی ہوں تو مجھے اچھے نہ لگے۔ دیکھو جبھی میں نے مونچھیں کٹوا دی ہیں تاکہ تمہیں اچھا لگو، تم ایسا کیوں چاہتے ہو؟ وہ اسے گھورنے لگی تھی۔ یہ مت پوچھو، یہ تو راز کی بات ہے۔ جواباً وہ شرمانے کی اداکاری کرنے لگا، اور وہ جراح ضرور کرتی مگر ثانیہ کے آنے سے بات پلٹ گئی تھی۔ عبدالرافع، امن بھی تو آئی ہوئی ہے، کیا تم نے اسے پہچانا نہیں؟ مومانی کی آواز اسے ماضی سے حال میں کھینچ لائی۔ اس نے دیکھا وہ جو اسے شاید نظر انداز کر کے اندر جانا چاہتا تھا ایک دم رک گیا۔ اس کے وجیح چہرے پر تلخ سی مسکراہٹ ابھری۔ نہیں اماں، میری یادداشت اتنی کمزور نہیں ہے، اتنی آسانی سے انہیں کون بھول سکتا ہے؟ کیوں وہی امن؟ اس کا لہجہ تنزیہ ہوا، نہ کاٹدار، البتہ اتنا سرد تھا کہ امن اس کی ٹھنڈک اپنے وجود میں اترتی محسوس کرنے لگی۔ کیسی ہیں اب آپ؟ اس کی خاموشی پر وہ طنزاً مسکرایا اور ایک نیا سوال داغ دیا، گویا اماں کی وجہ سے اس سے بات کر کے فرض ادا کر رہا ہو۔ امن کا دل بھر سا آیا، اس کی وجہ سے آئی تھی وہ اتنی دور سے، اور جو تم نے کیا اس کے ساتھ؟ اندر سے بہت شدید ملامت اٹھی تھی۔ وہ بے اختیار ہونٹ کو چلنے لگی۔ اس کا خیال تھا وہ اس سے خفا ہوگا، بہت زیادہ خفا، اسے مناتی وہ ہار جائے گی، مگر اس کی اس بے تنائی نے جتلا دیا تھا کہ اس نے امن کو کسی قابل ہی نہیں سمجھا تھا۔ جب تک وہ خود کو سمیٹ کر جواب دینے کے قابل ہو پاتی، عبدالرافع پلٹ کر اندر جا چکا تھا۔ فضا کو ایک بار پھر تبیز دھند نے اپنی لپیٹ میں لے لیا اور سردی کی شدت میں ایک دم اضافہ ہو گیا۔ اس دن وہ 10 بجے سے پہلے بستر سے نہیں نکل سکی۔ جب آنکھ کھلی تب بھی بے مقصد بستر میں گھسی رہی۔ صحن اور کچن سے ابھرتی مختلف آوازوں میں عبدالرافع کی آواز شامل نہیں تھی، پھر بھی وہ اس کے سامنے آنے سے گریزا رہی۔ مومانی اپنے بستر پہ گاؤ تکیے سے ٹیک لگائے اونگ رہی تھی۔ ان کے بستر کے پاس نیچے فرش پر کوئلوں کی انگیٹھی رکھی تھی۔ میز اور سرخ چٹائی پر مونگ پھلی، چلغوزے اور اخروٹ کے چھلکے بکھرے ہوئے تھے۔ رات یہاں دیر تک سب کی محفل جمی تھی، مگر عبدالرافع شامل نہیں ہوا تھا۔ وہ تھکان کا بہانہ کر کے سونے چلا گیا تھا اور امن کی ساری دلچسپی اسی کے ساتھ تھی۔ اس نے یوں ہی بستر میں لیٹے لیٹے عبدالرافع کی آواز سنی جو بھابھی کو دروازہ بند کرنے کو پکار رہا تھا۔
یقیناً کہیں جا رہا تھا۔ اس کے حوالے سے یاد کرنے کو بہت کچھ تھا اور آنسو بہانے کو اس سے بھی زیادہ۔ سو اس وقت بھی آنکھیں بھیگتی چلی گئیں۔ امن، آمنہ اٹھی نہیں ابھی؟ کیا بات ہے، نیند پوری نہیں ہوئی یا طبیعت خراب ہے؟ ثانیہ بولتی ہوئی کمرے میں آئی تو اس نے بکھلا کر سورج سے بھیگتی آنکھیں رگڑ ڈالی۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بس سردی کی وجہ سے اٹھنے کو جی نہیں چاہا، کسل مندی سے کہتی وہ اپنے ریشمی بال سمیٹ کر جوڑے کی شکل میں لپیٹنے لگی تو کٹے ہوئے بالوں کی لٹیں گالوں اور گردن سے اٹکھیلیاں کرنے لگی۔ ثانیہ کی نگاہ اٹھی اور ٹھٹک گئی۔ کتنی ملاحت بکھری تھی اس کے چہرے پر اور بالوں کی موٹی موٹی لٹیں اس کی دلکشی میں کتنا اضافہ کر گئی تھی۔ وہ مشکل اس کے چہرے سے اپنی نظریں ہٹا سکی۔ تمہارے لیے پانی گرم کر دیا ہے، آ کر منہ دھو لو اور ناشتہ کر لو۔ ثانیہ کے کہنے پر وہ اس تکلیف دہ احساس کو جھٹکتی سرہانے پڑی اپنی شال اٹھا کر اوڑھنے لگی اور جس پل وہ تولیے سے منہ پونچھتی کچن کی سمت آئی تھی، اسی لمحے اپنے دھیان میں مگن عبدالرافع بھی اندر سے نکلا تھا۔ ایک لمحے کو دونوں کی نگاہیں چار ہوئیں، اگلے لمحے عبدالرافع نگاہوں کا زاویہ بدل گیا۔ اس کے دل سے جیسے ہوک سی اٹھی تھی۔ وہ اس کے اس تکلیف دہ رویے کی وجہ سے ہی تو چھپتی پھر رہی تھی اور اپنے تئیں اس کی گھر سے غیر موجودگی کا یقین کر کے ہی باہر نکلی تھی، مگر اسے ایک دم اپنا واپس پلٹ آنے کا عمل احمقانہ محسوس ہونے لگا تھا۔ اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ کھڑکی کے پار فضا میں راج کرتا قہر موسم کی شدت کا پتہ دیتا تھا۔ کمرے میں دہکتی انگیٹھی کی حدت کمرے کی فضا میں اپنا اثر دکھانے میں بری طرح ناکام ہو رہی تھی۔ زیرو پار کے نائٹ بلب کی نیلگی روشنی میں اس کا بے شکن بستر گواہ تھا کہ اس کے وجود نے آج اسے قبولیت کی صنعت نہیں بخشی تھی۔ آج ہمیشہ کی طرح اسے سردی بے چین کر رہی تھی۔ دل میں جیسے آگ دہک اٹھی تھی جو عبدالرافع کے رویے سے بھڑک کر الاؤ کا روپ دھار گئی تھی۔ اس کے اندر یخ بستہ راستوں کی سائیں سائیں کی گونج تھی اور ذہن کے اوراق پر جیسے ماضی کی گرد اڑنے لگی۔ زیادہ پرانی بات تو نہیں تھی جب وہ ماما کے ساتھ پہلی بار پاکستان آئی تھی۔ لاہور ایئرپورٹ پر ماموں شاہ میر کے ساتھ اس کے منتظر تھے۔ وہاں سے وہ لوگ ٹیکسی کے ذریعے 3 گھنٹوں میں گاؤں پہنچے۔ سرسبز کھیتوں اور باغات کا سلسلہ شروع ہوا تو شاہ میر، جو اپنی فطری بے تکلفی کے باعث اس سے جلد ہی گھل مل گیا تھا، اسے دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولا، کیا خیال ہے کزن، ہمارے باغات دیکھنے چلو گی؟ کیوں نہیں، اس نے بھی جواباً اشتیاق ظاہر کیا تو شاہ میر نے اسی وقت ڈرائیور سے کہہ کر گاڑی رکوا دی۔ بچی تھکی ہوئی ہے پتر، شام کو لے آنا باغات کی سیر کو۔ ماموں کی مداخلت پر آمنہ نے مسکرا کر نفی کر دی۔ نہیں ماموں، کوئی بات نہیں، میں خود بھی باغ دیکھنا چاہتی ہوں، اس نے مچل کر کہا اور مزید ان کی کچھ بھی سنے بغیر اپنا شولڈر بیگ اٹھا کر گاڑی کے کھلے دروازے سے اتر گئی۔ دسمبر کی ایک سنہری دوپہر تھی۔ اونچے اونچے سفیدے کے درختوں سے گھری سڑک پر چلتے اس نے اطراف میں پھیلے کھیتوں اور باغات کے سلسلے کو دیکھا تھا۔ دھیان سے چلنا کزن، آپ ان راستوں کی عادی نہیں ہیں۔ ہموار پختہ سڑک کو چھوڑ کر اونچی نیچی پگڈنڈی پر اترتے ہوئے شاہ میر کے ساتھ اس ایڈونچر سے محظوظ ہو رہی تھی۔ جب شاہ میر اس سے مخاطب ہوا تھا وہ ہنس دی۔ شاہ میر نے اسے امرود اور کینو توڑ کر دیے، پھر اس کے ہمراہ باغات سے نکل کر کھیتوں کی جانب چل دیا۔ بہت وسیع خطہ زمین کے سامنے جا کر وہ رک گیا تھا۔ عبدالرافع! ہموار میدان میں ٹریکٹر پر بیٹھے لڑکے کو مخاطب کر کے شاہ میر زور سے چیخا تو امن نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ کون ہے یہ؟ ٹریکٹر چلانے والے نے پلٹ کر دیکھا تھا، پھر ٹریکٹر روکا اور سیٹ سے کود کر بھاگتا ہوا ان کی سمت آنے لگا۔ عبدالرافع ہے، میرا جڑواں بھائی، دیکھتے ہیں آپ کو پہچانتا ہے کہ نہیں۔ پھر اس کے قریب آنے پر شاہ میر نے کہا تھا، پہچانو ذرا کون ہے یہ؟ شاہ میر کے انداز میں شرارت کا رنگ تھا، وہ جانے کیوں جھنجھ سا گیا۔ سعدیہ پھوپھو کی بیٹی ہیں آمنہ؟ بس صرف سعدیہ پھوپھو کی بیٹی؟ شاہ میر نے آنکھیں پھیلائیں اور عبدالرافع کے چہرے کا سرخ رنگ بڑھنے لگا۔ اور ہماری کزن بھی؟ وہ شرمیلی سی مسکان سے مزید گویا ہوا تو شاہ میر نے ہنستے ہوئے اسے ایک دھپ لگائی۔ کزن کے ساتھ تمہارا تو ایک اضافی رشتہ بھی ہے، یاد ہے یا بھول گئے؟ اس کی آنکھوں میں شرارت تھی۔ آمنہ الجھ گئی۔ اور کون سا اضافی رشتہ؟ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتا عبدالرافع نے اسے گھور کر خاموش رہنے کا اشارہ کر دیا اور بات کا رخ بدل دیا تھا۔ آپ نے ہمارے باغات دیکھے؟ اب صرف ہمارے کہاں، ان کے بھی تو ہوئے۔ شاہ میر نے لقمہ دیا تو عبدالرافع نے اسے گھورا۔ آپ کھیتوں میں کام کرتے ہیں؟ آمنہ نے دلچسپی سے اسے دیکھا۔ دبلا پتلا سا تار جیسے قد والا نوجوان جس کی نوکدار مونچھیں آمنہ کی ہنسی کا باعث بن رہی تھیں۔ ہو گئی سیر یا ابھی رہتی ہے؟ عبدالرافع نے آمنہ کو مختصر جواب دے کر سوالیہ نگاہیں شاہ میر پر گاڑی تھی۔ پوچھ لو، اگر ان کا اور گھومنے پھرنے کا موڈ ہو تو تم گھما لو ذرا، ویسے بھی آئندہ یہ تمہاری ڈیوٹی ہوگی۔ شاہ میر پھر شرارت پر اترا۔ آمنہ کا دھیان اس سمت نہیں تھا ورنہ لازمی چونکتی۔ آمنہ گھر چلیں یا ابھی کچھ اور بھی دیکھنا ہے؟ شاہ میر نے عبدالرافع کی متوقع خفگی کے پیش نظر سنجیدگی اختیار کی تھی۔ وہ جو اپنا سیل فون نکال کر میسج چیک کر رہی تھی چونکی۔ نہیں، فی الحال چلتے ہیں۔ عبدالرافع شاہ میر کو اسے ساتھ لے جانے کا اشارہ کرتا پھر سے ٹریکٹر کی جانب بڑھ گیا تو شاہ میر نے بھی کندھے اچکا دیے تھے۔ اسے امن بے حد اچھی لگی تھی، حالانکہ جب پہلی بار اس نے اماں بابا کے منہ سے سنا تھا کہ سعدیہ پھوپھو کی اکلوتی بیٹی بچپن سے اس سے منسوب ہے تو وہ کچھ خائف سا ہو گیا تھا۔ ماحول کا اتنا تضاد تھا کہ شاید ہی وہ اس رشتے پر آمادگی ظاہر کر پاتی اور وہ رد ہونے کے خیال سے ہی ہراساں تھا۔ اپنی انا اسے ہمیشہ سے بہت عزیز رہی تھی اور اسے کوئی ٹھیس پہنچائے یہ اسے ہرگز گوارا نہیں تھا۔ ان لوگوں کی آمد کے ساتھ
बजाय दिल में कोई अच्छा एहसास पैदा होने के वो अमन के रद्द अमल को सोचकर मुस्तरिब होता रहा और मंसूबे बनाता रहा। मैं हरगिज़ उस पर अपने एहसासात वाज़े नहीं करूँगा, उसका अंदाज़ देखूंगा पहले। अगर उसने मुझे नापसंद किया तो इससे पहले कि वो मुझे रद्द कर दे मैं खुद उसके लिए इनकार कर दूंगा। कितने मंसूबे बनाए थे उसने जो अमन को देखते ही पानी पर बुलबुले की तरह मिट गए थे। वो इतनी हसीन, इतनी दिलकश थी कि अब्दुर्राफ़े को लगा था कि वो जो बचपन से उसके नाम कर दी गई थी शायद इतनी आसानी से उससे दस्तबरदार ना हो सकेगा। शायद इस सूरत भी नहीं कि अमन उसे पसंद ना करे। वो अपनी तस्वीरों से कई गुना बढ़कर दिलकशी और खूबसूरत और मासूमियत का मुरक्का थी। उसे अब भी सादिया फूफा की आमद की इत्तला पर अम्मा और बाबा की गुफ्तगू याद थी जो उसने छुपा कर सुनी थी। मुझे नहीं लगता सादिया बचपन की ठहराई इस निस्बत को भूली होगी। उसे याद तो होगा कि पहले बच्चे पर नन्हेहाल का हक होता है। उसके बावजूद हमने नन्ही अमन की कलाई में सोने का कंगन डालकर शगन कर दिया था। बाबा के कहने पर जाने कि उसका दिल डोल सा गया। क्या ज़रूरी था कि उनकी तरह सादिया फूफा ने भी ये बात दिल में रखी हो? हाँ, भला ये कोई भूलने वाली बात है अब्दुल कादिर? बल्कि अब आ जाए सादिया बहन तो आप बात करना शादी की। अम्मा ने बाबा की हाँ में हाँ मिलाई थी और साथ ही उन्हें एक नई सलाह दे दी थी। वो कुछ मुतफक्कर, कुछ मसरूर सा ये सारी गुफ्तगू सुन रहा था जब हल्का सा धक्का लगने पर बेसाख्ता लड़खड़ा गया। तो गोया चोरी छुपे बातें सुनी जा रही हैं। शामिर आंखें नचाकर बोला और जवाबन वो झीम सा गया था। फिर मुस्कुराहट जब्त करके बोला, तुमने सुना शाहू? फूफो सादिया की बेटी अमन। हाँ सुन लिया, मगर इसमें खुश होने वाली कौन सी बात है? पहले लड़की को तो देख लो, ये भी हो सकता है काली कलोटी हो। वो उसे छेड़ने की गर्ज से बोला तो अब्दुर्राफ़े हंस पड़ा। नहीं यार, वो बहुत खूबसूरत है, देखी नहीं है उसकी तस्वीरें जो फूफो ने पिछले साल भेजी थी? ओए होए, आपने इतने ध्यान से देखी थी, मुझे अंदाज़ा नहीं हो पाया। शामिर ने उसे छेड़ा था, फिर तो जैसे उसके हाथ एक खेल लग गया। अब्दुर्राफ़ी कभी चिढ़ता कभी हंस पड़ता, मगर एयरपोर्ट बाबा के साथ वो दानिस्ता नहीं गया था। पता नहीं कौन सा खौफ उसे ऐसा करने से रोक रहा था। अलबत्ता उसने अपना बेहतरीन सूट निकाल कर पहना था, इस्त्री करके ज़रूर रख दिया था। इरादा था उन लोगों के आने से कबल अच्छी तरह से तैयार होगा, मगर शाहू बदतमीज़ ने सारा प्रोग्राम अमन को खेतों में लाकर चौपट कर दिया। तेरे चेहरे से नज़र नहीं हटती, नज़ारे हम क्या देखें। तुझे मिलके भी प्यास नहीं बुझती, नज़ारे हम क्या देखें। पिछले 1 घंटे से वो सब लोग इकट्ठे थे और जिसे जो कुछ याद था सुनाकर इस महफिल में रंग भरने की अपनी सी कोशिश की थी। अब्दुर्राफ़े देर से आया था और जब से आया था ब्लैक जीन्स पर बहुत स्टाइलिश सा हल्का सरमई कोट जिसके बड़े बड़े कॉलर उसके कांधों पर बिखरे बालों को छू रहे थे, पहने बहुत जाजिम नज़र लग रहा था। उसके गज़ब के सरापे को कुछ और भी क़यामत खेज़ बनाकर दिखा रहा था ये लिबास, मगर वो इतनी ही अनजान थी। जबकि अब्दुर्राफ़े की निगाहें उसके इख्तियार से बाहर हुई जा रही थी। शामिर ने उसकी इस चोरी को पकड़कर गाने की सूरत जितलाया तो इतने सारे लोगों की मौजूदगी में अब्दुर्राफ़े खिसिया कर रह गया था। अब्दुर्राफ़े, तुम भी कुछ सुनाओ ना। वोट कर जा रहा था जब सजल ने फरमाइश कर दी। शामिर शरारत और शोखी से खनकारा, जबकि उसको इनकार करना महाल हुआ था। जब भी आहिस्तगी से मगर फसूख खेज़ लहजे में नगमा सरा हुआ तो माहौल पर सहर तारी हो गया। किसी रोज़ मिलो तो बताएं, ख्यालों की राहें, चमकती निगाहें, वफ़ाएं निभाना, अदाएं दिखाना, ये एक सिलसिला है मगर फैसला है। अगर जान जाओ तो एहसास रखना, करो एक वादा, बना लोगे अपना। मुलाकात को तुम नया नाम दोगे। किसी रोज़ तन्हा मिलो तो बताएं, हमारी मोहब्बत, हमारी वफ़ाएं। और ये सच था। उसने ढके छुपे लफ्ज़ों में अपने दिल का हाल उस पर अया करना चाहा था। वो तो अल्लाह जाने समझी या नहीं, अलबत्ता शाहू ज़रूर समझ गया जब एक तरंग में आया और बराह रास्त अमर को मुखातिब कर लिया। अब आप इनसे कहें, सरेआम सजन दिल लगियां दे इजहार न कर बदनाम हो सी, तू साडे नाल निभा ना सकी तकरार न कर बदनाम हो सी, एडी जल्दी विच इतने पुख्ता इकरार न कर बदनाम हो सी, असा साबड़ लोका आवारा जे सकु प्यार न कर बदनाम हो सी। क्यों, मैं क्यों कहूँ? अमन ने नाफहमी से आंखें फैलाकर सवाल किया, मगर शाहू को फिर भी शरारत सूझी थी। इसका मतलब आपको ये कौल करार पसंद आए? क्या मतलब? वो आपकी बात ठटकी और शाहू ने ठंडा सांस भरा। ये बात तुम कभी फुर्सत में अब्दुर्राफ़े से पूछना, वो मतलब सही तौर पर समझा सकेगा। शाहू ने अपनी जान छुड़ा ली थी और वो आए बाएं शाये करता रहा था कि खुलकर कहने का हौसला उसके पास भी नहीं था। वही मामला था कि जाने ना जाने गुल ही ना जाने, बाग तो सारा जाने है। सूरज गुरूब हो चुका था। अंधेरा फ़िज़ा में मौजूद धुंध में शामिल हुआ तो खून की कुछ और भर गई। ममा नानों के साथ थी, वो किचन में सानिया के साथ मौजूद थी और चूल्हे में जलती आग की नारंगी रोशनी का अक्स दीवारों पर लरसता देख रही थी। तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया अमन। सानिया ने फूंकने की मदद से खामखा आग को फूंक मारकर कुछ और बढ़ा दिया तो उसकी बात पर वह कदरे चौंकी। क्या पूछा तुमने? यही कि तुम्हें हमारा गाँव, हमारा घर और हम सब कैसे लगे हैं। सानिया जाने क्या सुनना चाहती थी, मगर उसने अपने मखसूस बेपरवाह अंदाज में जवाब दिया, तुम सब लोग, तुम्हारा गाँव, सभी कुछ बहुत अच्छा है। भाई जब भी तो यहाँ रह गई, वरना मैं सिर्फ 1 हफ्ते की खातिर आई थी। और अगर हम हमेशा के लिए तुम्हें यहाँ रख लें तो? सानिया जो उसे वाकई खरीद रही थी मायने खेजी से बोली और बहुत ध्यान से उसका चेहरा जांचा। जवाबन वो खिलखिलाकर हंस दी। तो मैं रह लूँगी। वो मजाक ही समझी थी, मगर सानिया के साथ साथ
उसी सीमत आता हुआ अब्दुर्राफ़ी ज़रूर गलत फहमी का शिकार हो गया था और उसके चेहरे पर आने वाहिद में एक बहुत खूबसूरत सी मुस्कान बिखरती चली गई। शायद इसीलिए कहा गया है कि मोहब्बत खुश फहम होती है। मंगनी की रस्म तो बचपन में ही हो चुकी थी। मैं चाहता हूँ सानिया के साथ हम अब्दुर्राफ़ी को भी निपटा दें। अब्दुर्राफ़ी का वलीमा सानिया की बारात के दिन हो जाएगा, क्या ख्याल है? मामू मानी के साथ अकरम भाई भी इस वक्त बड़े कमरे में सादिया बुप्पो के हमरा थे। कल सानिया के ससुराल वाले शादी की तारीख तय करने आ रहे थे। मामू ने ये बेहतरीन मौका जाना था बरसों कबल के अहद को ताज़ा करने का। सादिया के चेहरे का रंग इस तस्करे से ज़रा सा मुतगय्यर हुआ। मान खुद को संभाल कर कदरे तवक्कुफ से बोली, वो सब तो ठीक है भाई साहब, मगर मैंने अभी अमन से बात नहीं की खुल के, और इतनी जल्दी हमारा उसकी शादी का इरादा है भी नहीं। अभी उसकी तालीम मुकम्मल नहीं हुई। वो उनके लहजे के तजब्जुब ने चारों अफराद के चेहरे पर गंभीरता फैला दी। एकदम कमरे की फ़ज़ा में सन्नाटा छा गया। अपनी सानिया जितनी तो है ना अमन, और सानिया 19 की पूरी हो गई है। लड़कियों की शादी की यही मुनासिब उम्र होती है। फिर अच्छा रिश्ता मौजूद हो तो देर की कोई वजह नहीं बनती। ये बात दादी ने कही थी और बहुत रसान से की थी। सादिया बेगम ने ज़रा सी खफत महसूस की थी। पुप्पो, अमन की रजामंदी की फ़िक्र न करे, उससे मैंने बात कर ली थी, उसे बिल्कुल एतराज़ नहीं है। उसी वक्त चाय लेकर आने वाली सानिया ने सादिया बेगम के कंधे पर हाथ रख कर ये बात इतने वसूख से कही थी कि सादिया बेगम बेसाख्ता चौंकी। शोहर की वफ़ात के बाद इकलौती जवान बेटी के हमरा वो यहाँ लौटी थी तो उनकी दिली ख्वाहिश यही थी कि बेटी को यहीं ब्याह कर खुद भी बाकी मानदा ज़िंदगी अपने वतन में गुजार दें। अब परदेश में बनबास काटने को दिल बिल्कुल आमादा नहीं था, मगर वो मतरूद थी तो सिर्फ अमन की रजामंदी के बारे में सोचकर, वरना वो खुद इस रिश्ते पर दिलो जान से आमादा थी। सानिया की बात पर जैसे उनके सर से मनोवजनी बोझ सिरक गया। लो, हो गई अब तसली, दोनों सहेलियां बन गई हैं। पूछ लिया होगा अमन से सानी ने। अकरम भाई हंसने लगे तो बेसाख्ता ही एक आसूदगी से भरपूर मुस्कान उनके होंठों के गोशों में सिमट आई। तो फिर ठीक है, मुझे भला क्या एतराज़ हो सकता है, जैसे आप मुनासिब समझे, उन्होंने हल्के फुल्के अंदाज में कहा। गो के दिल के किसी कोने में हैरत अभी भी मौजूद थी, मगर वो अपनी मनमौजी बेटी के मिजाज से भी आगाह थी, जिनकी पसंद मेयार और तरजीह बदलती रहती थी। उनका ख्याल था कि अगर अमन यहाँ के माहौल में गुजारा ना भी कर पाएगी तो वो लोग अब्दुर्राफ़ी समेत वापस इंग्लैंड चले जाएंगे। किन सोचों में गुम हो। यकीनन दोनों के दिलों में एक दूसरे की मोहब्बत है। जब भी तो देखो घर के सारे बच्चे इधर ही हैं, मगर अमन और अब्दुर्राफ़ी बाहर घूमने निकले हुए हैं। मुमानी हंसकर कह रही थी। सादिया बेगम के दिल में मामूली सा जो खदशा था वो भी जाता रहा। अम्मा देखे ज़रा, अपनी अमन और अब्दुर्राफ़ी की जोड़ी कितनी अच्छी लगती है, बिल्कुल चांद सूरज की तरह। सानिया के ससुराल वाले शादी की तारीख तय करने आए हुए थे। जब भी घर में खासी गहमा गहमी और रौनक थी। अमन मामूल से हटकर प्याजी शफून के खूबसूरत सी कढ़ाई के सूट में बड़ा सा दुपट्टा संभालने की कोशिश में हलकान होती अब्दुर्राफ़ी के पास खड़ी किसी बात पर बहस में उलझी हुई थी। जो सफ़ेद कुर्ता शलवार में सलीके से बाल बनाए, होंठों पर धीमी सी मुस्कान सजाए, अपनी स्याह जिगर जिगर चमकती आंखों से उसे देख रहा था। कितने रंग थे उसकी आंखों में, कितने जज्बे और कितने ख्वाब। पता नहीं वो जानकर भी अनजान थी या जानती ही ना थी। भाभी ने इस मौका पर मुमानी के साथ सादिया बेगम की तवज्जो उनकी सिमत मबजूल करवाई। उन्होंने देखा और सानिया की यही बात पर कुछ और भी तकवीत महसूस की। सादिया बेगम चाह रही थी कि फ़िलहाल सिर्फ निकाह कर दे, रुखसती 2 साल बाद। चलो ये भी मुनासिब है, जैसी आपकी मर्ज़ी, हम तो बस अमन को अपनी बहू बनाना चाहते हैं। मुमानी के लहजे में प्यार ही प्यार था। सादिया बेगम कुछ और मुतमिन हो गई थी। क्या बातें हो रही हैं? अब्दुर्राफ़ी यूं ही मुस्कुराता हुआ उनकी जानिब आया तो बरसबीला तस्करा पूछ लिया था, मगर भाभी को उसे छेड़ने का मौका हाथ आ गया। तुम्हारे ब्याह की बातें हो रही हैं, बता दो अभी करोगे या ठहर के? नेकी के काम में ताख़ीर नहीं करनी चाहिए, ये सियाने कहते हैं। वो मुस्कुराहट दबाता सर खुजा रहा था। भाभी उसकी बात पर हंस दी थी। और वो तुम्हारी डॉक्टरी की तालीम? अरे भाभी, अभी तो सिर्फ निकाह हो रहा है, रुखसती तक तालीम भी मुकम्मल हो जाएगी। उसके दिल पर नक्श अमन का रूप इतना पुरतासीर था कि वो जल्द अज जल्द उसे अपने नाम करा लेने को कोशा था। सानिया की शादी की खरीदारी के साथ सहूलत और आसानी से अब्दुर्राफ़ी के निकाह की भी तैयारी हो रही थी। उफ़ खुदाया, कितने अच्छे कपड़े हैं। वो सानिया के साथ अंदर आई थी। दादी के साथ मुमानी, सादिया बेगम और भाभी को चारपाई पर रंग बिरंगे ज़रदार कपड़ों को तह लगाकर बक्स में रखते देखा तो लपक कर नज़दीक आई और गहरा सब्ज़ और हल्का गुलाबी दुपट्टा उठाकर देखने लगी, जिसके किनारे पर बहुत खूबसूरत से काम की पट्टी झिलमिल कर रही थी। तुम्हें पसंद आ गए हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। सादिया बेगम ने उसके उजले चेहरे पर बिखरे मासूम से तासुर को देखकर तमानियत से भरपूर लहजे में कहा तो उसने भरपूर तायदी अंदाज में सर को असबात में जुम्बिश दी। हाँ ना, इतने प्यारे तो हैं, मगर हैं किसके? क्या सानिया के? नहीं भाई, अब्दुर्राफ़ी की दुल्हन के हैं। दादी ने दानिस्ता उसे छिड़ा। उसका नाम लिए बगैर तो वो ज़ोर से चौंकी थी। अब्दुर्राफ़ी की दुल्हन? क्या उसकी भी शादी साथ हो रही है? हाँ, तुम्हें नहीं पता? सादिया बेगम सबसे ज़्यादा चौंकी थी। नहीं तो, मगर किससे हो रही है शादी? बल्कि ये कहना चाहिए किसका नसीब फूट रहा है अब्दुर्राफ़ी के साथ। वो अब मुस्कुरा रही थी। अब की मरतबा दादी भी चौंकी थी। फिर उसे बगौर तकते हुए बोली थी, अब्दुर्राफ़ी से तुम्हारी ही तो शादी हो रही है। पुत्र, क्या तू हमसे मजाक कर रही है? और अमन के चेहरे पर फैले तहय्युर और इस्तेजाब
उमड़ आया था। फिर इज़्तिराब और उसके बाद एक तैश व गज़ब का एहसास। तो शायद आप लोग कर रहे हैं मेरे साथ, वो भी बहुत घटिया किस्म का। क्यों मामा? उसने तनफ़्फ़ुर से कहते हुए सादिया बेगम का फक चेहरा देखा, जिनके बोलने की सलाहियत गोया उस पल बेकार हो चुकी थी। अगर नानो से ही कह रही हैं मामा, तो मुझे बताइए, आपने मुझसे पूछे बगैर इतना बड़ा कदम कैसे उठा लिया? वो अब की बार बोली नहीं, चीख पड़ी थी। दादी के साथ मुमानी भाभी और सानिया के चेहरे पर भी खौफ के साए फैलने लगे। वो चूं चुप थे जैसे गंग हो गए हों, और वो कुछ देर तक सुलगती नज़रों से उन सबको तकती रही। फिर एक झटके से पलटकर कमरे से निकल गई। कमरे में मौजूद तीनों नफूस की शाकी नज़रें सानिया पर ही थी, जो कि खुद को ज़मीन में गिरा हुआ महसूस कर रही थी। सानिया, इस बार दादी की सर्दो सपाट आवाज़ कमरे में उभरी, हमें बताओ ये सब क्या है? किस वजह से तुमने इतना बड़ा झूठ बोला हमसे? और सानिया की समझ में ना आ सका कि क्या कहे। वो तो अपने ढके छुपे इस्तफसार पर अमन की मुहब्बत सी रजामंदी को ही उसकी मंशा समझ बैठी थी, मगर ये सब क्या हो गया था? सूरज अपना वापसी का सफ़र ख़त्म करने के बाद अब गुरूब होने को था। नारंगी रंग ने पूरी धरती को अपनी लपेट में ले रखा था। वापसी का सफ़र कोई भी हो, थकन और उदासी का तासर ज़रूर बख्शता है। अब्दुर्राफ़े को लग रहा था जैसे आज के दिन की तमाम थकन और उदासी उसकी रूह में सरायत कर गई हो। फ़ज़ा में खुनकी का लम्हा बर लम्हा बढ़ता हुआ एहसास भी उसे वहाँ से उठने पर आमादा नहीं कर सकता था। नहर के पानियों में उतरा सूरज का नारंगी रंग पानियों को भी दहका रहा था। पिछले 1.5 घंटे से वो यूं ही बेहिस्सा बना बैठा था, और उसके साथ शाहू भी। दोनों ही के पास जैसे कहने को कुछ बाकी नहीं रहा था, और खामोशी उनके बीच तकलीफ का बहुत गहरा एहसास बन के ठहर गई थी। अब्दुर्राफ़े, घर चलो प्लीज़, शाम के वक्त यहाँ बैठना मुनासिब नहीं होता। बहुत देर के बाद बिलाहिर शाहू ने उसे मुखातिब किया था, मगर वह यूं ही गुमसुम बैठा रहा। अब्दुर्राफ़े, शामिर ने उसके हाथ को आहिस्तगी और नरमी से चूहा था। तुम चले जाओ, मैं कुछ देर में आ जाऊँगा। वो बोला तो आवाज़ इतनी बोझल थी कि शामिर वो मुश्किल समझ पाया। वो उसे तन्हा छोड़कर जाना नहीं चाहता था। जब भी खामोश हो गया, ये भी जानता था कि अभी वो उसकी बात नहीं मानेगा। मैं जानता हूँ ये सब कुछ इतना आसान नहीं है, लेकिन तुम भूलने की कोशिश तो करो। शामिर की मोहब्बत और खुलूस पर उसे किसी किस्म का शुबा नहीं था, मगर इस पल तो दिल ताज़ा तौहीन के एहसास से लहू लहू हुआ था। वो शादी के सिलसिले में ही शहर से खरीदारी करके लौटा था। बेतहाशा थकन के बावजूद भी वो खुद को बहुत ताज़ा दम और खुशबाश महसूस कर रहा था। वजह वही दुश्मन जान थी जिसने उसकी ज़ात के परखशे उड़ाने में लम्हा भर भी नहीं लगाया था। कहाँ से आ रही हो तुम? उसका अंदाज़ गैर मामूली था। उसके बावजूद वो नहीं चौंका और बस मुस्कुरा दिया। शहर गया था शादी की तकरीब की खरीदारी के सिलसिले में। तुम जानते थे कि तुम्हारी शादी मुझसे हो रही है? उसका अंदाज़ कड़ा था। अब्दुर्राफ़े ज़रा सा झटका और कुछ ख़ाइफ़ नज़रों से उसे देखा था। हाँ, मगर तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? किस खुशफहमी में थे तुम लोग? था क्या तुम में कि मैं आमना लाशारी तुमसे शादी पर आमादा हो जाती? मुझे नहीं पता तुम लोगों ने मेरी किस बात से मेरी मामा को क्या कह सुन के ये सब कराया है, मगर मैं इतनी बेवकूफ़ नहीं हूँ कि मेरा इंतखाब तुम ठहरो। तुम जैसा गवार आम सी सूरत का मामूली तालीम याफ्ता आदमी कभी भी मेरी पसंद नहीं हो सकता, समझे तुम? अल्फाज थे कि बर्छियाँ जो सनसनाती हुई उसके वजूद में गिरती चली गई, और वो बिना कोई एहतजाज किए उसे देखता रह गया था, जो लम्हों में उसे दो कोड़ी का करके रख गई थी। मगर अमन, बात तय हो चुकी है और शादी में चंद दिन है, लोग क्या कहेंगे? सादिया बेगम, जो हरासा और मुस्तरब थी, उसकी बुलंद आवाज़ सुनकर भागी हुई वहाँ आई थी। बाहर में जाएं लोग, और उनका कहलाना मेरी जूती को भी परवाह नहीं। शुक्र करिए मुझे पहले पता चल गया, वरना ऐन निकाह के वक्त इनकार कर देती। बल्कि ऐसा होता तो ज़्यादा बेहतर था। मुझसे धोखेबाजी का मज़ा तो चखते ये लोग। वो तनफन करती वहाँ से चली गई, और अब्दुर्राफ़े में भला इतनी हिम्मत कब थी कि किसी का सामना कर सकता? वो उल्टे कदमों घर से निकलता चला गया, मगर इससे पहले सानिया ने उसके सामने रो रो के अपनी खता का इतराफ़ कर लिया। उसने ऐसा क्यों किया? शामिर उसके साथ ही आया था। कितनी देर की गंभीर खामोशी के बाद पूछ रहा था। उसने गलत नहीं किया, गलती हमारी थी। हमने उससे तवक्कुआत बहुत ज़्यादा वाबस्ता कर ली थी। अब्दुर्राफ़े ने खुद को संभाल कर असल बात से पर्दा उठाया। फिर भी अपनी इतने सख्त अल्फाज में मना नहीं करना चाहिए था। शामिर का लहजा इत्तेजाजी हुआ, मगर इस बात का अब्दुर्राफ़े ने कोई जवाब नहीं दिया था। शादी हो गई, सानिया रुखसत होकर चली गई, मगर जो बदमज़गी हुई थी उसने सबके दिल बुरे कर दिए थे। सादिया बेगम सबसे बिलखसूस अब्दुर्राफ़े से नज़रें चुराई हुई थी, जबकि अमन से वो बाकायदा खफा थी, मगर उसे परवाह ही कहाँ थी। शादी के 2 दिन बाद वो वापस जाने को तैयार खड़ी थी। मैं वापस जाने को नहीं आई थी अब्दुर्राफ़े, नहीं तो कोई और सही, मगर तुम्हारी शादी करके मुझे यहीं रहना है अब। सादिया बेगम के फैसले को उसने अचंभे से सुना था। फिर कतईयत से बोली, मुझे फ़िलहाल शादी नहीं करनी मामा। रही बात यहाँ रहने की तो आप रहें, मगर मुझे फ़िलहाल वापस जाना है। और उसकी ज़िद के सामने सादिया बेगम को हथियार डालने पड़े थे। ज़ाहिर है वो उसे तनहा वापस नहीं भेज सकती थी। अब्दुर्राफ़े से माजरत करने का ख्याल दिल ही दिल में लिए वो वापस चली गई थी कि शादी की तकरीब के बाद वो उन्हें कहीं नज़र ही नहीं आया था। किसी से उसके मुतल्लिक सवाल करने की वो खुद में हिम्मत ही नहीं पा रही थी, और वो यहाँ से खुशबाश वापस लौटने वाली अमन वहाँ जाते ही मुस्तरिब हो गई। एक ऐसा एहसास दामनगीर हुआ था जिसने रूह तक को नोच डाला था। अब्दुर्राफ़े जिसे वो खुद इंतहाई हिकारत से टकरा आई थी, उसके दिल में ख़ास मुकाम हासिल कर गया था। कब, कैसे? कभी कभार तो उसे लगता उसे उसके तकब्बर की सज़ा मिली है, जिसके सबब उसने अब्दुर्राफ़े को टकरा दिया था। भला थी मानने वाली बात कि वो आम से नकूश का देहाती लड़का उसके नज़दीक बेहस ख़ास अहमियत का हामिल हो चुका था। वो जितना इस एहसास को झिड़लाती
वो इतनी ही शिद्दत से उसके दिल में अपनी जगह बनाता तो आमना लाचारी रूहान सी होने लगती। उसे भर कर भी कोई सुबकी थी कि जिसे वो खुद टुकरा चुकी थी, वो ही अब दिल की ख्वाहिश था। और खुद से लड़ते, खुद को झुटलाते, अपनी नफ़ी करते ही उसने 3 साल गुजार दिए थे। जब बिल्कुल अचानक असादिया बेगम की दिल के दौरे में मौत वाक़या हो गई तो वो दियारे गैर में बिल्कुल तनहा रह गई। मामू को बहन की मौत का सदमा था तो अपनी भांजी की बेहद फिक्र। उन्होंने फ़ोन पर उसे वापस आने का कहा था और वो जो दिल से यही चाहती थी, इनकार न कर सकी। कहीं जा रहे हैं आप लोग? वो सुबह से ही एक अफरा तफरी का समा महसूस कर रही थी। सानिया बच्चों समेत नहीं थी, वो भी जाने की तैयार थी। भाभी और मोमानी भी, बल्कि भाभी ने ही सबके कपड़े प्रेस किए थे। हाँ, अब्दुर्राफ़े के लिए लड़की देखने। अम्मा का ख्याल है अब उसकी शादी हो जानी चाहिए। भाभी के सरसरी से अंदाज में बेनियाजी और इत्मीनान था। अमन के चेहरे का रंग मुतगय्यर हुआ, मगर वो मुतवज्जा नहीं थी। अम्मा तो कब की पीछे पड़ी हुई थी, वही टाल रहा था, मगर अब अम्मा उसे किसी खोंटे से बांधना चाह रही हैं। बहुत फिर लिया लंडोरा। भाभी अपनी धुन में बोल रही थी। आमना को कुछ समझ नहीं आई कि खुद को कैसे संभाले। क्या हुआ अमन, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? उसी पल सानिया अपनी बच्ची को नहलाने के बाद तौलिए में लपेटे अंदर आई और उसके चेहरे पर निगाह पड़ते ही ठटकी। हाँ, मुझे क्या होना है? उसने तेज़ी से खुद को संभाला और मुस्कुराकर फीके से अंदाज में कहा तो सानिया ने बगौर उसे देखा। एकदम पीली हो रही हो, मुझे लगता है बुखार है। तो बुखार से तुम्हें कमज़ोरी हो गई है। मैं अब्दुर्राफ़े से कहती हूँ तुम्हें चेक कर ले। वो जैसे गड़ कर रह गई। अब्दुर्राफ़े डॉक्टर बनने वाला है, ये खबर उसे पिछली बार गाँव से लौटने के बाद मिली थी। सानिया वापस मुड़ी कि अमन ने बौखलाकर उसका हाथ थाम लिया। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे मुआयने की ज़रूरत नहीं। वाकई? सानिया ने उसकी आंखों में झांका तो अमन दिल पर जबर करके मुस्कुराने लगी। हाँ बिल्कुल। चलो ठीक है, सानिया ने कहा, मगर उसके अंदाज में हनूज इस्तराब था। अमन ने जान बख्शी पर फिलफौर उठ जाना ही मुनासिब समझा। मुझे ये ठीक नहीं लगती। क्या बात की थी आपने इससे जो एकदम ये फ़क हो गई? सानिया ने फिक्रमंदी से भाभी को देखा तो वो ज़रा चौंकी। कुछ नहीं, अब्दुर्राफ़े की शादी के मुतालिक बता रही थी कि अब ओह, आपने ऐसा क्यों कह दिया भाभी? आपको पता है अमन अब्दुर्राफ़े की वजह से लौटी है। क्या? भाभी को सही मायने में शौक लगा था, मगर वो तो इसने तो माजी जैसे पल भर में सामने आन खड़ा हुआ। वो गुजरे वक्त की बातें हैं भाभी, अब उसका दिल और उसका तकाजा बदल गया है। सानिया के अंदाज में अजीब सी बात थी, जबकि भाभी गोया अभी तक बेयकीन हो। और अब्दुर्राफ़े वो क्या कहता है? हाँ, असल मसला ही यही है, वो अब ऐसा यकीन नहीं चाहेगा। अपनी बेइज्जती कहाँ भूला होगा। आप इसी बात से अंदाज़ा करें कि पहले जो शादी पर आमादा नहीं था, अब खुद उसने मुँह से कहा है। मुझे तो अमन पर तरस आ रहा है बेचारी। सानिया के अंदाज में गहरी यासियत और अफसुर्दगी थी। भाभी ने कंधे उचका दिए। हाँ, शायद इसलिए कि अब अपना अब्दुर्राफ़े डॉक्टर जो बन गया है, वो जाहिल उजड़ गवार आम शक्ल सूरत वाला अब्दुर्राफ़े। भाभी का लहजा तल्ख हुआ, मगर उसने अब्दुर्राफ़े के साथ जो किया वो किसी तरह भूलने वाला नहीं। वो बिल्कुल सही कर रहा है। भाभी के तबसरे पर सानिया ने चुप साध ली कि वो बहरहाल गलत नहीं कह रही थी। तकिए में मुँह दिए वो बेआवाज़ आंसू बहा रही थी। एक अलाव था जो तन मन में भड़क उठा था। पता नहीं वो किस बात पर इतनी बेकरार थी, अब्दुर्राफ़े के ठुकरा देने पर या अपनी मोहब्बत के हार जाने पर। कल जब उसे सबके सो जाने का यकीन हो गया, तब वो आहिस्तगी से अपना बिस्तर छोड़कर उसके कमरे की जानिब आई। कल उसे फिर वापस शहर चले जाना था और अमन ये मौका गंवाना नहीं चाहती थी। उसके कमरे की बत्ती जल रही थी, जिससे अमन को खासी तकवीयत हुई। एहतियात नाबनगीर थी, जब भी उसने दस्तक का तकल्लुफ़ नहीं किया और अधभीरा दरवाज़ा खोलकर जब अंदर दाखिल हुई, अब्दुर्राफ़े सामने ही बिस्तर पर लेटा टेबल लैंप जलाए किसी किताब के मुताले में मसरूफ़ था। आहट पर मतवज्जा हुआ और उसे देखकर भौंच कर रह गया। सॉरी, इस वक्त परेशान करने पर माजरत चाहती हूँ, मगर मुझे बहुत ज़रूरी बात करना थी आपसे। उसकी हैरत से खुली आंखों में लम्हा भर को झांक कर उसने खिफ़त से वजाहत पेश की। आपको जो भी बात करनी है कल कीजिएगा। उसका खुश्क लहजा किसी किस्म की रियायत या गुंजाइश नहीं रखता था। तौहीन के एहसास ने अमन की पेशानी सुलझा दी। ये बात मैं आपसे तन्हाई में करना चाहती हूँ, प्लीज़ अब्दुर्राफ़े, मेरे दिल पर बहुत बोझ है। दिल की बेबसी और लाचारी के एहसास से निढाल वो सिसक उठी। अब्दुर्राफ़े उठ चाट नज़रों से उसे तकता रहा, फिर जैसे जान छुड़ाने की गर्ज से बोला, ठीक है, फरमाइए क्या कहना चाहती हैं? अगर माजरत करना चाहती हैं तो इसकी ज़रूरत नहीं, मैं सब कुछ फरामोश कर चुका हूँ। अब्दुर्राफ़े, मुझे माजरत करना है तुमसे, मगर एक एतराफ़ भी करूँगी, मुझे मोहब्बत हो गई है तुमसे। मेरी यहाँ वापसी का सबब सिर्फ तुम्हारी ये मोहब्बत है। मैं बहुत भागी हूँ खुद से, मगर तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे किसी काबिल नहीं छोड़ा। मुझे माफ़ कर दो अब्दुर्राफ़े, और प्लीज़ प्लीज़ मुझे कबूल कर लो। मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊँगी। अब्दुर्राफ़े को सही मायनों में सकता हो गया। उसने यूँ अमन को देखा था जैसे वो अपने हवासों में ना रही हो। तुम्हें यकीन नहीं आ रहा ना? मुझे भी यकीन नहीं आया था, मगर ये सच है अब्दुर्राफ़े। मैं बस बहुत हो गया। अब्दुर्राफ़े ने सुर्ख चेहरे के साथ हाथ उठाकर उसे टोक दिया। वो कुछ सहम कर उसे देखने लगी, जो होंठ पीछे जैसे जब्त कर रहा हो। कुछ कहो अब्दुर्राफ़े, कुछ तो कहो। वो एकदम बिलक उठी। अब्दुर्राफ़े ने लहू रंग आंखों से उसे देखा। ये ठीक है, तुम्हारे नज़दीक मेरी हैसियत बहुत मामूली थी, मगर क्या मैं तुम्हारे लिए एक खिलौने की हैसियत रखता हूँ, जिसे जब तुम्हारा जी चाहा खेला और जब जी चाहा तोड़ दिया? मगर वो वक्त और था। अब अब्दुर्राफ़े वो है ना ही आप। आपने ये सोचा भी कैसे कि आप अब चाहेंगी तो मैं खुद को एक बार फिर आपके सामने पेश कर दूंगा? वो इस कदर कड़े लहजे में इस्तफसार कर रहा था कि अमन हवास बाख्ता होकर उसे टक्कर तकने लगी। और हाँ, आइंदा रात के वक्त तो क्या
دن میں بھی میرے کمرے میں مت آئیے گا۔ بہرحال مجھے اپنی ناموس کا بہت احساس ہے۔ جس پل وہ پلٹ کر لڑکھڑاتے قدموں سے کمرے سے نکل رہی تھی، عبدالرافع کی آواز نے اس کی سماعتوں میں چھید کر دیے تھے۔ اس کا جی چاہ رہا تھا واپس اپنے کمرے میں جانے کی بجائے اس گھر سے ہمیشہ کے لیے کہیں دور بھاگ جائے، مگر ہر کام جسے کرنے کو جی چاہے اس پر قدرت حاصل ہو ضروری تو نہیں۔ یہ ذہنی اضطراب و شدت گریہ ہی کا سبب تھا کہ اگلی صبح تک وہ بخار میں پھنک رہی تھی۔ ثانیہ جو اسے جگانے آئی اس کی کلائی چھونے پر گھبرا گئی۔ اس کے مچائے ہوئے شور کا نتیجہ تھا اگلے چند منٹ میں اس کا کمرہ گھر کے تقریباً صفی افراد سے بھر گیا۔ ممانی جان تو باقاعدہ اس کے سرہانے بیٹھ گئی تھی، اس کا سر اپنی گود میں رکھ لیا۔ عبدالرافع کو بلاؤ، بخار چیک کرے بچی کا، آج کل تو ایویں نمونیا ہو جاتا ہے۔ ممانی کے کہنے پر ثانیہ باہر دوڑی، کچھ دیر بعد لوٹی تو ساتھ سنجیدہ صورت لیے عبدالرافع بھی تھا۔ دیکھ پتر، بچی کیسے بخار میں جل رہی ہے۔ عبدالرافع نے اس کی نبض چیک کرنے کی بجائے میڈیکل باکس سے تھرمامیٹر نکال کر اس کے آگے کیا، جسے اس کی بجائے ممانی نے پکڑ کر اس کی زبان کے نیچے رکھ دیا۔ کتنا بخار ہے؟ عبدالرافع نے تھرمامیٹر واپس لیا تو ممانی نے سوال کیا۔ 103۔ عبدالرافع کی نگاہ لمحہ بھر کو امن کے سرخ چہرے اور روئی ہوئی جلتی آنکھوں میں الجھی تھی۔ میں میڈیسن لکھ رہا ہوں، شہر جاتے ہوئے شامیر کے ہاتھ بھجوا دوں گا، یہی استعمال کرائیے۔ پیڈ پر دواؤں کے نام لکھتے ہوئے اس نے کہا تو ممانی بری طرح چونکی۔ کیا مطلب؟ تو چلا جائے گا؟ ممانی کو جیسے شوق لگا اور عبدالرافع نے کچھ الجھ کر انہیں دیکھا تھا۔ ظاہر ہے اماں، یہاں تو بیٹھنے سے رہا، مجھے ڈیوٹی پہ پہنچنا ہے، گھر میں مریض کو ضرورت ہے اور تجھے لوگوں کی پڑی ہوئی ہے، آرام سے بیٹھو جب تک بچی کی طبیعت نہیں سنبھلتی۔ ممانی نے بے دریغ لتارا تھی۔ عبدالرافع نے اکتاہٹ بھرے انداز میں انہیں دیکھا۔ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ یہاں کوئی جان کنی کے عالم میں نہیں ہے جو میں یہاں علاج کرنے بیٹھ جاؤں، حد ہے آپ سے بھی۔ وہ اتنا جھلایا کہ خفگی سے برس پڑا۔ ممانی خفت زدہ ہوئی، نگاہیں تو امن بھی چرا رہی تھی۔ اتنے سارے لوگوں کے درمیان کیسے منٹوں میں اسے دو کوری کا کر کے رکھ دیا تھا؟ کچھ کہے بغیر امن نے آہستگی سے ممانی کا ہاتھ دبایا۔ وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں ممانی، معمولی حرارت ہے، آپ خام خواہ پریشان ہو رہی ہیں، اس نے نرمی سے کہا تھا، مگر جانے کیوں آواز بھر آ گئی۔ بس سن لیا، اب تو آپ کی تسلی ہو جانی چاہیے۔ عبدالرافع کچھ طنز اور کچھ نخوت سے بولا۔ ممانی جان نے کچھ کہے بغیر خفگی کے اظہار میں منہ پھیر لیا، جبکہ عبدالرافع دھیان دیے بغیر اٹھ کر باہر نکل گیا۔ امن نے کسی کرب سے گزرتے ہوئے آنکھیں سختی سے بند کر لی تھیں۔ کمال ضبط سے میں خود کو آزماؤں گی، میں اپنے ہاتھ سے اس کی دلہن سجاؤں گی، سپرد کر کے اسے چاندنی کے ہاتھوں میں۔ میں اپنے گھر کے اندھیروں میں لوٹ جاؤں گی، بدن کے کرب کو وہ بھی نہ سمجھ پائے گا، میں دل میں روؤں گی، ہونٹوں میں مسکراؤں گی۔ وہ کیا گیا کہ رفاقت کے سارے لطف گئے، میں کس سے روٹھ سکوں گی، کسے مناؤں گی؟ وہ ایک رشتہ بے نام بھی نہیں، لیکن میں اب بھی اس کے اشاروں پر سر جھکاؤں گی۔ جواز ڈھونڈ رہا تھا نئی محبت کے، وہ کہہ رہا تھا کہ میں اس کو بھول جاؤں گی۔ دھیرے دھیرے سے ہی، مگر وہ پھر سے ٹھیک ہو گئی تھی۔ اس دوران عبدالرافع ایک بار بھی نہیں آیا تھا۔ اس کے لیے دیکھے گئے رشتے کا کیا بنا تھا امن نہیں جان سکی، البتہ اس نے اپنے رد کیے جانے کو قدرت کا فیصلہ سمجھ کر قبول کر لیا۔ ممانی جان یقیناً عبدالرافع سے خفا تھی، جب بھی وہ آیا تو انہوں نے سیدھے منہ اس سے بات بھی نہ کی تھی۔ وہ ان کے تیور پہچان گیا تو خاموش ہو گیا، مگر رات کو وہ ان کے پاس آیا تو جھنجھلاہٹ اور خفگی نے اس کے ضبط کا پیمانہ چھلکا پڑا تھا۔ آپ مجھ سے خفا ہیں؟ اسے دیکھ کر انہوں نے سرہانے رکھی تسبیح اٹھا کر پڑھنی شروع کی تو عبدالرافع نے کسی قدر غصے سے پوچھا، ہمارے پاس اب یہ حق کہاں، تم لوگ جوان ہو گئے ہو، اپنی مرضی کے مالک بھی۔ انہوں نے نروٹھے پن سے کہا تو عبدالرافع نے ہونٹ بھینچ لیے، جس کی حمایت میں آپ میرے ساتھ یہ سب کر رہی ہیں، آپ کو پتہ ہے وہ میرے ساتھ کیا کچھ کر چکی ہے؟ اس کے لہجے میں ترخے ہوئے کانچ کی چبھن تھی۔ وہ نادان تھی، تب بچی تھی، آج وہ بے سہارا و یتیم ہے، ہمارے پاس سر چھپانے آئی ہے، ہم منہ پھیر لیں، زیب دیتا ہے ہمیں کیا یہ سب؟ میں نے کب کہا ہے یہ؟ وہ زچ ہوا، تم نے اس شادی سے انکار تو کر دیا۔ انکار وہ بھی تو کر چکی تھی، بھول گئیں آپ؟ منہ پھنکارا تو ممانی نے متاسفانہ نظروں سے اسے دیکھا۔ چلو اچھا ہوا تم نے اپنا انتقام لے لیا، ٹھیک ہے کر لو کہیں بھی تم شادی، ہمیں اعتراض نہیں، آپ کو خفا کر کے مجھے کچھ نہیں کرنا۔ وہ کسی قدر غصے سے بولا تو ممانی جان نے بے بسی نظروں سے اسے دیکھا، پھر آہستگی سے مسکرائی اور اس کے خفا سے چہرے کو پیار بھری نظروں سے دیکھا۔ صرف انا ہی سب کچھ نہیں ہوتی پتر، مجھے بتاؤ، نکال چکے ہو اپنے دل سے اسے؟ سوال اتنا اچانک اور کڑا تھا کہ وہ گڑبڑا گیا۔ ممانی جان نے محسوس کیا اور گہرا سانس کھینچا۔ معاف کر دینے میں بہت عظمت ہے بیٹا، معافی کا راستہ اپناؤ۔ انہوں نے اس کا کاندھا تھپکا تو اس نے ٹھنڈا سانس بھرا۔ میں اگر اسے معاف بھی کر دوں اماں تو شاید خود کو اس سے شادی پر آمادہ نہ کر سکوں۔ اس کے لہجے میں کچھ ایسا تھا کہ ممانی کو ایک دم چپ لگ گئی۔ ٹھیک ہے پتر، میں تجھے مجبور نہیں کروں گی، ہم کل لڑکی والوں کو ہاں کہہ دیں گے۔ خاصی تاخیر سے ممانی جان نے تھکے ہوئے انداز میں کہا تو عبدالرافع اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ ابھی ان لوگوں کو ہاں نہیں کہی اماں، جس طرح میں آمنہ کو اپنانے کے معاملے میں بے بس ہوں، اسی طرح کسی نئے تعلق کو نبھانے سے بھی معذور ہوں۔ ابھی تو دل کو پھر سے سمجھانا ہے۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ رکا نہیں، تیزی سے پلٹ کر باہر چلا گیا۔ ممانی جان کے بوڑھے چہرے پر بکھرا ملال گہرا ہو گیا۔ لیکن ممانی جان، میرا بالکل بھی نہیں دل چاہ رہا، بھابھی کے میکے میں شادی تھی، سبھی جا رہے تھے، ممانی اسے بھی لے جانا چاہ رہی تھی، مگر وہ اتنی ہی متامل تھی، لوگوں کا سامنا کرنے سے وہ ویسے ہی خائف رہتی تھی، مگر ممانی جان کے ساتھ بھابھی نے بھی اتنے خلوص سے اصرار کیا کہ اسے نہ چاہتے ہوئے بھی آمادہ ہونا پڑا۔ ڈل گولڈن کلر کی لمبی قمیض
और ट्राउज़र के साथ हम रंग रेशमी दुपट्टा, जिसे संभालने की कोशिश में वो हलकान हो रही थी। मेकअप और ज्वेलरी से वो खाइफ रहती थी, मगर उस सादगी के बावजूद उसका पुरसोज रूप कुछ ऐसी दिलरुबाई और कशिश समेटे हुए था कि उस गांव के नंबरदार साहब, जो पहले से 2 बीवियों को भुगता चुके थे और खुद उम्र के 40 बहारे देख चुके थे, इस वक्त गाँव की धीर हानी की शादी में अपनी इस्तेदाद और रिवाज के मुताबिक शादी का तोहफा देने तशरीफ़ लाए। आमना लिशारी पर एक निगाह डालकर हटाना भूल गए। दिल कुछ इस अंदाज में उन्हें दगा दे गया कि वो वहीं अहले खाना में से अपना मुद्दा बयान कर बैठे। अहले खाना जो भाभी के वालिद मोहतरम थे और आमना के मुतल्लिक कुछ इतनी मालूमात नहीं रखते थे, कुछ घबराए, फिर कुछ जोश भरे अंदाज में उठकर भाभी के पास आए। पुत्र, ए शैरन कुरी, तेरे नाल आई है ना? जी अब्बा जी, पर हुआ क्या? भाभी ने कुछ हैरान होकर इस्तफसार किया और जवाब में अम्बा जी ने सारी कहानी कह सुनाई, जिसे सुनकर भाभी के चेहरे का रंग फक हो गया। बताना, कंवारी ही कुड़ी है ना? अपने चौधरी साहब ब्याह रचाना चाहते हैं इसके साथ? अब्बा के कहने पर भाभी के अपने पैरों तले से ज़मीन सिरकती हुई महसूस हुई। वो चौधरी साहब की रंगीन मिजाजी से खूब आगाह थी। अब्बा जी, आप उनसे कह दें ये लड़की शादीशुदा है। उन्होंने कहकर चांद छुड़ाई और हफ्ता खैजा मोमानी जान के पास पहुंची, जो सानिया और आमना के साथ बैठी हंसी मजाक में मसरूफ थी। उन्हें देखकर चौंकी के उनके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी, जो उन्हें किसी खतरे का अलार्म महसूस हुई। क्या हुआ? खैरियत? अम्मा, आप फिलफोर यहाँ से चलें, बल्कि अमन को लेकर चलें। हुआ भी कुछ हो, बाउली हो गई हो क्या? मोमानी जान को उनके अंदाज पर किसी कदर झुंझलाहट महसूस हुई। जवाब में भाभी ने उनके कान में घुसकर सारी बात बताई, जिसे सुनते ही उन्होंने खौफ से फैली आंखों से उन्हें देखा। अब क्या करें? ऐसे लोग तो ज़ोर ज़बरदस्ती भी कर डालते हैं। खुदाया खैर। उन्होंने बेसाख्ता दिल थाम लिया। क्या हुआ है? कुछ बताएं तो। सानिया और अमन, जो हनूस सूरत हाल से बेखबर थी, हैरान और परेशान उनकी सूरत तक रही थी। बता देते हैं सभी कुछ, फिलहाल तो उठो यहाँ से। मोमानी जान को अपना दिल घबराता हुआ महसूस होने लगा। उन्होंने अमन का हाथ पकड़ा और फौरी वहाँ से चल दी थी। एक नई सूरत हाल से पूरी फैमिली दो चार हो गई थी और सब बेहद घबराहट का शिकार थे। मोमानी जान ने फिलहाल शहर शाह मीर और अब्दुल राफी को पैगाम भिजवाया और मामू भी घर पर थे। मैंने सूरत हाल संभालने की कोशिश तो की है, मगर वो बहुत खतरनाक आदमी है अम्मा। मुझे डर है वो इस मामले की तहकीक न कराने बैठ जाए। भाभी के हाथ पैर फूल रहे थे। वो साथ साथ चौधरी साहब के कारनामे बतलाकर मोमानी को भी हिला रही थी। फिक्र न करो, मैंने इसलिए अब्दुल राफी को बुलवाया है। आज शाम से पहले हम इंशाल्लाह इस मसले का हल निकाल लेंगे। मामू ने खवातीन की तरह हाथ पैर नहीं छोड़े थे, जब भी किसी कदर पुरसुकून थे। मोमानी चौंकी। क्या कहेंगे आप अब्दुल राफी को बुलवा कर? जाहिर है बच्ची की हिफाजत के लिए हमें उसका निकाह करना होगा। ऐसे लोग वाकई खतरनाक होते हैं, मगर ये इतना इमरजेंसी का निकाह होगा किससे? मोमानी जान को असल फिक्र यही थी, अब्दुल राफी है ना? मामू का अंदाज मुतमिन था। मोमानी ने बेख्तियार नजरें चुराई। वो शायद ना माने। आपको पता है कि इनकार कर चुका है। मैं एक बार फिर उससे बात करूंगा, वो ना सही तो शाहमीर से ही। मामू ने उसी इत्मीनान से कहा, मगर दूसरे कमरे में मुस्तरिब और बेचैन सी सारी बात सुनती अमन धक से रहेगी। हरगिज़ नहीं, मुझे खुद को इतना बेवकूफ़ नहीं करना। मैं खुद मोमानी से बात करूंगी। उसने एकदम फैसला कर लिया। अब वो इसी ताक में थी कि किसी तरह उसे मोमानी जान कहीं अकेली नजर आ जाए, और आज यही मौका मिल नहीं रहा था। यहाँ तक कि मगरिब की अजान होने लगी। मामू नमाज के लिए मस्जिद गए तो अमन लपक कर उनके नज़दीक आ गई। मोमानी जान, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। उंगलियां चटखाती मुस्तरिब सी वो उन्हें अपने दिल के बेहद नज़दीक महसूस हुई, तो जय नमाज बिछाना मौकूफ़ करके उसे देखा। बोल पुत्र, क्या कहना चाहती हो? उनके पुरशफ़क़त लहजे में कुछ ऐसा था कि वो जो किसी कदर झिझक रही थी, बेख्तियार पुरसुकून हुई। आपने अब्दुल राफी को जिस मकसद के लिए बुलवाया है, इस किस्म की कोई बात उनसे मत कीजिएगा प्लीज़। क्या हुआ बेटा? मोमानी जान, मुझे जबर पसंद नहीं, और प्लीज़ मेरी इज़्ज़त नफ्स का कुछ तो ख्याल करें। ठीक है, हम शाहमीर। मोमानी जान, अल्लाह का वास्ता। शाहू मेरे लिए मैं हमेशा की तरह भाइयों की तरह रहा है। वो एकदम रूहानसी हुई तो मोमानी भी मखमसे में पड़ गई। इस मसले का कोई हल भी तो निकालना है ना पुत्र। आप इतनी खौफज़दा मत हो। अगर कोई ऐसी वैसी बात हुई तो हम पुलिस की मदद लेंगे। वो आदमी बहुत ख़तरनाक है पुत्र, और ये पाकिस्तान है। यहाँ के निज़ाम को इंग्लैंड से जैसा मत समझना। मोमानी की बात पर उसने ठंडा सांस भरा। तो फिर ठीक है, किसी भी ऐसी सूरत हाल में आप मुझे उसी आदमी के संग रुखसत कर दीजिएगा, मगर मुझे ज़बरदस्ती किसी पर भी मुसल्लत नहीं होना। वो भरा ही आवाज़ में कहती पलट कर भाग गई। ये देखे बगैर कि नीम तारीख कमरे में कुछ देर कबल आने वाले अब्दुल राफी ने गो कि उसकी पूरी बात भी नहीं सुनी थी, तब भी उस आखिरी फिक्रे से ठटक गया था। ईशा की नमाज के बाद बहुत सादगी और खामोशी से चंद करीबी रिश्तेदारों की मौजूदगी में उसका निकाह हो गया था। गो कि वो इस वक्त मोमानी जान को साफ इनकार कर रही थी, मगर महज चंद घंटे बाद मामू काजी साहब की मैयत में उसे अब्दुल राफी की जोजियत में देने की रजामंदी हासिल करने आए तो उसकी ज़ुबान पर ताले पड़ गए। वो इनकार करना भी चाहती तो उसकी हालत इस हालत में नहीं रही थी। अलबत्ता निकाहनामे पर दस्तखत करने से कबल उसने अपने दाहिने पहलू से लेकर बैठने वाली मोमानी जान को शाकी निगाहों से ज़रूर देखा था, जिनका चेहरा उसकी आंसू भरी आंखों में धुंधला कर रह गया। निकाह के इजाब कबूल के मराहिल से गुजरते वो जिन हिचकियों और सिसकियों पर काबू पाती रही थी, काजी साहब और मामू जान के कमरे से बाहर निकलते ही वो बेख्तियार हो गई थी। मोमानी जान ने उसे अपनी पुरशफ़क़त आगोश में समेट कर उसकी पेशानी चूम ली। ना पुत्र ना, ऐसे मौक़ों पर आंसू नहीं बहाते, ये तो खुशी का वेला है। अल्लाह तुम दोनों का नसीब अच्छा करे, सदा जुड़ी सलामत रखे। दूधो नहाओ फूतो पलो।
कितनी देर उसे साथ लगाकर थपकने होते हुए ढाढ़स बंधाती रही। फिर कुछ वास्ते पर मौजूद सानिया को मुखातिब किया। सानी पुत्र, जा बहन के लिए कुछ खाने को ला, सुबह से हवास बांधता है बेचारी। बहन नहीं अम्मा, भरजाई कहें। शुक्र है रब सोने का हमारा अरमान तो पूरा हुआ। सानिया को ऐसी नाजुक सूरत हाल में भी मजाक सूझ रहा था। अमन के दिल में जैसे किसी ने भाला उतार दिया था। पता नहीं कैसी होगी अब जिंदगी। मजबूरी का बंधन निभाना इतना आसान थोड़ी है। वो तो इंतकाम ही लेता रहेगा मुझसे। उसका दिल अपनी ही सोचों के साथ घबराने लगा। सानिया खाना लाई तो सुबह की भूखी होने के बावजूद उसके हलक से एक निवाला न उतर सका। इस पर सानिया के चुटकुले, अकेले नहीं खाया जा रहा तो अब्दुर्राफा को बुलाऊं? वो शोखी से आंखें नचाकर बोली तो अमन ने ट्रे पड़े धकेलते हुए आजिज़ी और बेबसी से देखा। प्लीज़ सानिया, मैं बहुत थकी हुई हूँ, अब सोऊंगी। एक तरह से उसने जान छुड़ानी चाहिए थी, वरना नींद किस काफर को आना थी। ठीक है, आज आराम कर लो, मगर कल तुम्हें अब्दुर्राफे के साथ शहर जाना है। सानिया की बात ने सही मायनों में उसे चकरा के रख दिया। ये माँ बाप का फैसला है, तुम्हें यहाँ रख कर वो किसी किस्म का खतरा मोल लेने को तैयार नहीं। सानिया ने कहा तो अमन को शदीद ताव आ गया। क्या है वो चौधरी, कोई असेब है जो मुझे चिमट जाएगा? मुझे किसी के खौफ से अपना ठिकाना छोड़ना बिल्कुल नहीं पसंद। ये तो सीधी सादी बुजदली का मुजाहरा हुआ। देखो, ये बुजदली नहीं, एहतियात है। शरीफ लोगों के पास सबसे कीमती चीज़ उनकी हिफाजत, इज़्ज़त ही हुआ करती है, और वो अपनी इज़्ज़त को बचाने की खातिर ही सारे पापड़ भेलता है। और जहाँ तक तुम्हारे ठिकाने की बात है तो वाज़ह रहे, तुम्हारा असल ठिकाना वही है, यानी अब्दुर्राफे का घर। उसे होंठ बीचते देखकर सानिया ने संजीदगी छोड़कर शरारत को लहजे में समोया। अमन का चेहरा जाने किस जज्बे से सुर्ख हुआ। कुछ कहे बिना वो सर झुकाए होंठ काटती रही। खफा हो गई हो? सानिया ने आहिस्तगी से उसके कंधे पर हाथ रखा। अमन ने यूं ही कुछ कहे बगैर सर को नफी में जुम्बिश दी, मगर सानिया उसकी आंखों में चमकती हुई नमी को देख चुकी थी। मेरा भाई इतना बुरा तो नहीं है अमन, कि उसका साथ तुम्हें मिले तो तुम यूं मुंह लटका कर बैठ जाओ। मुझे ही सारे ताने मत दो, कुछ खबर उधर की भी ले लो। जुल्म मुझ पर नहीं है, दर हकीकत उन पर हुआ है। वो जब्त खोकर फट पड़ी। सानिया ने गहरा ठंडा सांस भरा, यूं जैसे हार तस्लीम कर ली हो। फी अमानिल्लाह, जाओ पुत्र, अपना ख्याल रखना। मुमानी ने बारी बारी दोनों को गले लगाकर परेशानी चूमी। शाहमीर उनके साथ ही जा रहा था, उसकी वजह से वो लोग भी टैक्सी में जा रहे थे। शाहमीर ने ही अमन के बैग उठाकर गाड़ी की डिग्गी में रखे थे। बार बार यहाँ चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं, बल्कि जब हम कहें तब आना। हम खुद यहाँ से अपनी धी से मिलने आते रहेंगे। सिर्फ धी से हमारी कोई अहमियत नहीं अब? शामिर ने एक मसनूई शिकायत की और मुमानी झीम कर हंसने लगी। नई ब्याही तो वही है, उसकी ज़्यादा फिक्र है ना हमें। सिर्फ यही क्यों अम्मा, ये मसूफ भी नए नए इस हादसे का शिकार हुए हैं। शाहमीर ने शरारत से कहकर अब्दुर्राफे का संजीदा चेहरा देखा। मुमानी दहल उठी। खुदा ना खास्ता हादसा क्यों, अल्लाह इनकी जोलियाँ खुशियों से भर दे, आमीन। अच्छा अम्मा, इजाज़त। अब्दुर्राफे ने कलाई की घड़ी पर एक बेचैन सी निगाह डालकर कहा। हस्पताल का वक्त तो निकल गया था, वो क्लिनिक से छुट्टी नहीं करना चाहता था, मगर उसकी उजरत को शामिर ने अपने ही अंदाज में लिया। जी जी अम्मा, दे दें इजाज़त इन्हें, कुछ ज़्यादा ही जल्दी है। उसका शौक लहजा मानी खेजी लिए हुए था। अब्दुर्राफे के चेहरे पर खफीफ सी सुर्खी छा गई। अमन अलबत्ता रुख फेरे लाताल्लुक नजर आ रही थी, और यही लाताल्लुकी उसने दौरान सफ़र अपने हमरा बैठे अब्दुर्राफे से बढ़ती थी। हालांकि शामिर सारे रस्ते चुटकुले छोड़ता रहा था, मगर जब अब्दुर्राफे ने अमन के चेहरे को यूं ही सपाट और जामत पाया तो किसी कदर झल्ला कर शाहमीर को टोका। बस भी करो यार, क्या फजूल हांके जा रहे हो? हाँ हाँ, मैं सब जानता हूँ, मन में तो लड्डू फूट रहे हैं। शाहमीर कहाँ बाज आने वालों में से था, मगर जब उनके अपार्टमेंट के सामने एक गाड़ी रुकी और अब्दुर्राफे गाड़ी से उतरे बगैर शाहमीर के इस्तफसार पर अपने क्लिनिक जाने का बताने लगा, तो अमन को बहुत अच्छी तरह अंदाज़ा हुआ और यकीन आ गया कि उसके मन में वाकई लड्डू नहीं फूट रहे थे। वो चुपचाप शाहमीर के साथ गाड़ी से उतर आई थी। छोटा सा मगर खूबसूरत, पुरस्ताइश और हवादार अपार्टमेंट था, मगर चूंकि औरत के वजूद से महरूम था, जब भी बेतरतीब और गर्दलूद था। अमन ने पूरे घर का जायजा लिया और बैठने के बजाय काम में जुट गई। शाहमीर तो रिमोट संभाले टीवी के आगे बैठ गया था, जबकि अमन ने पहले सफाई का काम संभाला, फिर किचन में चली आई। पहले फ्रिज खोलकर जायजा लिया तो तकरीबन हर चीज़ मौजूद थी, डबल रोटी, अंडे, गोश्त, कीमा, सब्जियां वगैरह। उसने सैंडविच के साथ जब तक चाय तैयार की, इतनी देर में किचन की सफाई भी हो गई थी। इससे पहले कि वो ट्रे उठाकर शामिर तक आती, वो खुद भूख की शिद्दत से बेताब होता किचन में चला आया। हैरत अंगेज़ भाभी, आप तो अच्छी खासी सुगर है। उसकी सताइशी निगाहें चमचमाते घर और खुशबू आती ट्रे पर थी। वो क्या कहती, महज मुस्कुरा दी। रात के खाने में क्या पकाऊं? वो अपना मग उठा चुकी थी। सवालिया नज़रों से उसे देखा। अरे रहने दें, क्यों मेरी शामत बुलवाएंगी अब्दुर्राफे से? आप फ्रेश होकर आराम करें, अब मैं खाना पका लूँगा, फिक्र न करें, मैं बहुत अच्छा बावर्ची हूँ, यकीन करें। अरे, वो ज़रा सा हंसी, फिर सर को नफ़ी में हिलाया। अब ये आपका नहीं मेरा शोबा है शाह भाई। मगर आज वो हिचकिचाया। आज क्या है? उसने बेनियाजी से कहा, और उसके इसरार के बावजूद अमन ने खाना खुद ही तैयार किया। शामिर ने अलबत्ता उसकी मदद ज़रूर कर दी थी। जिस वक्त अब्दुर्राफे लौटा, वो तमाम काम से फरागत के बाद नहाने घुसी हुई थी। अब्दुर्राफे के लिए चाय शाहमीर ने बनाई, जो किसी कदर हैरान निगाहों से पूरे अपार्टमेंट को घूम फिर कर देख रहा था। अमन ने हल्की फुल्की सेटिंग भी तब्दील कर दी थी, जिससे कमरे कुशादा और नए नए से लगने लगे। सारा आपकी बेगम साहबा का कमाल है। शाहमीर के बताने पर अब्दुर्राफे चौंका, फिर कोई तबसरा किए बगैर उसके हाथ से चाय का मग ले लिया और शाहमीर उसे देखता रह गया। शाहमीर यकीनन थका हुआ था, खाना खाते ही सो गया। अमन ने पहले मेज़ समेटी, बर्तन धोए,
پھر کمرے میں جانے کی بجائے ٹی وی لاؤنج میں آن بیٹھی اور دھیمی آواز میں ٹی وی آن کر لیا۔ اسے بیٹھے ہوئے وہ مشکل 15 منٹ ہوئے تھے جب بیڈ روم کا دروازہ کھلا اور عبدالرافع ٹی وی لاؤنج میں آیا۔ امن کا دل دھڑکا، مگر اس نے دانستہ نظر انداز کر دیا تھا۔ سونے کا ارادہ نہیں ہے، سو جاؤں گی جب نیند آئے گی۔ امن نے یوں ہی نظریں چرائیں، آہستگی سے کہا، مگر مجھے تو نیند آ رہی ہے۔ عبدالرافع نے اپنی بات پر زور دیا تو امن نے ٹھٹک کر اسے دیکھا۔ اس سے قبل کے کچھ سمجھتی عبدالرافع نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اٹھایا، پھر ریموٹ کی مدد سے ٹی وی بند کیا اور بیڈ روم میں آ گیا۔ وہ بھی کسی معمول کی طرح اس کے ساتھ تھی۔ ابھی تک خفا ہو؟ میں کیوں خفا ہوں گی؟ عبدالرافع نے بیڈ پر بٹھا کر اس کے مقابل نشست سنبھالی، تب وہ چونکی، کچھ نخوت سے جواب دیا، پھر کمرے میں کیوں نہیں آ رہی تھی؟ عبدالرافع نے مسکراہٹ ضبط کر کے سوال کیا، زبردستی کے اس بندھن کو وہیں تک رہنے دے، مجبوری کے رشتے پائیدار نہیں ہوتے۔ بالکل، مگر واضح رہے یہ مجبوری کے رشتے نہیں۔ میں اپنی نہیں آپ کی بات کر رہی ہوں، سمجھے آپ؟ وہ کلس کر بولی تو عبدالرافع کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ میں بھی اپنی بات کر رہا ہوں، تمہاری نہیں۔ تم نے یہ سوچا نہیں میں نے اس لڑکی سے شادی سے انکار کیوں کیا؟ میں نے ان 3 سالوں تک شادی کیوں نہیں کی؟ میں نے تمہیں اتنی آسانی سے اپنی زندگی میں شامل کیوں کر لیا؟ مجھے مجبور کرنے والا تو کوئی پیدا ہی نہیں ہوا، پھر یہ مجبوری کا بندھن قائم کیسے ہو سکتا تھا؟ آپ اس قسم کی باتوں سے مجھے فریب نہیں دے سکتے۔ جتنی نفرت اور بیزاری ہے آپ کو مجھ سے، میں جانتی ہوں۔ اپنی بات کے اختتام تک وہ کسی طرح بھی آنکھوں میں آنسو آنے سے نہیں روک سکی۔ عبدالرافع نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں تام لیا۔ پاگل ہو بالکل، اتنا دکھی کیا تھا مجھے، کتنا رسوا اور ذلیل کیا تھا تم نے، اس کا تھوڑا سا بدلہ چکانا تو میرا حق تھا نا؟ ذرا سی بیزاری اور نفرت کا مظاہرہ کر کے ہی صحیح، اتنی سی خطا تو قابل معافی ہونی چاہیے جناب۔ قسم سے میں تو چودھری صاحب کا مشکور ہوتا نہیں تھکتا، جن کی وجہ سے یہ ڈرامائی صورتحال پیدا ہوئی اور میرا یہ بنباس کٹا، ورنہ پتہ نہیں کب تک۔ وہ اتنا حیران ہوئی کہ بے اختیار اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ گریز کے موسم گزر گئے تھے، اس سے بھر کر بلا کیا کوئی طمانینت کا احساس ہوتا اس کے لیے؟ اور اس کے ساتھ ہی یہ خوبصورت سا ناول اپنے اختتام کو پہنچا۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ناول دوسرے ناولز کی طرح پسند آیا ہوگا۔ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔